Hello students, welcome back to your channel. My dear, ऑलरेडी हमने नेशनल इनकम शुरू कर दिया है। लास्ट टाइम मैंने आपको नेशनल इनकम कैसे जनरेट होती है इसके बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक टर्म्स को और सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं। जी हां, हमने फॉर्मूला याद नहीं करने, हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बेटा, नेशनल इनकम में टोटल हमारे पास 8 कंसेप्ट होते हैं। ध्यान से समझिएगा, टोटल 8 कंसेप्ट होते हैं। एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनएनपीएमपी, जीडीपीएमपी, जीएनपीएमपी। आप बोलेंगे सर ये क्या बोली जा रहे हो, हमारे तो ऊपर से जा रहे, आप तो कह रहे हो नेशनल इनकम बहुत आसान है। बेटा 2 मिनट रुको तो सही, अभी देखो कितना आसान होती है। बेटा इसको हम कैसे पढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा। जब भी ये हमारे 8 कंसेप्ट हम यूज करते हैं तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले मेरे बच्चे, जो आपका पहला जो लेटर होता है, इट मे बी एन और इट मे बी जी। अगर ये एन है तो इसका मतलब है नेट, और अगर ये जी है तो इसका मतलब है ग्रॉस। पहली बात क्लियर हुई कि आप जब पहला अल्फाबेट देखेंगे वो या तो एन होगा, दैट मींस नेट, या वो जी होगा, दैट मींस ग्रॉस। सेकंड मेरे बच्चे हमेशा ही डी होता है, एंड डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। हर जगह आपको डी अगर जहां भी मिलेगा डी, तो डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक। तो जहां पे डी होगा सेकंड वो डोमेस्टिक, और जहां पे एन होगा दैट इज माय डियर नेशनल। यानी याद रखना आपने सेकंड जो अल्फाबेट है, अगर वो एन है, सेकंड पहले वाला एन है तो नेट है। जैसे कि यहां पे देखो ये पहले वाला एन नेट है, और सेकंड अगर एन आएगा तो वो नेशनल, और सेकंड अगर डी आएगा तो वो डोमेस्टिक। थर्ड मेरे बच्चे आप देखोगे आपको नजर आएगा एफसी। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, और अगर आपका ये एमपी है लास्ट में तो इसका मतलब होता है मार्केट प्राइस। यानी कि अगर आपको लास्ट में मिल रहा है एफसी, इट मींस फैक्टर कॉस्ट, और अगर आपको मिल रहा है एमपी तो इसका मतलब है मार्केट प्राइस। अब एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा मेरे बच्चे क्या है। अच्छा, पी जहां भी गिवन होगा, पी इज ऑलवेज प्रोडक्ट। पी का मतलब हमेशा क्या है, जहां मर्जी देखें पी का मतलब है प्रोडक्ट। यानी कि अब देखो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आपको समझ आ गया होगा इन टर्म्स को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे। अब आपको मैं समझाऊंगा ये ग्रॉस नेट का मतलब क्या है। ध्यान से समझेंगे एग्जैक्टली क्या मतलब है इन कंसेप्ट्स का। ग्रॉस नेट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेशनल डोमेस्टिक है क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट की। भाई ग्रॉस प्रोडक्ट में और नेट प्रोडक्ट में क्या फर्क है, या ग्रॉस इनकम या नेट इनकम में क्या फर्क है। तो ध्यान दीजिएगा बेटे, जब मैं कभी बोलूंगा ना ग्रॉस, तो ग्रॉस का मतलब है कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। ग्रॉस प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है। और जब मैं बोलूंगा नेट, तो इसका मतलब उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। आप ऐसे समझो, मैं कहता हूं लास्ट ईयर मैंने जो मेरी ओवरऑल जो मेरा प्रोडक्ट था उसकी जो वैल्यू थी वो थी 10 लाख रुपए, तो वो था मेरा ग्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि 10 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, पुराने जो भी एसेट्स है उनको मेंटेन करने में। तो मेरे हाथ में कितने पैसे आए, 7 लाख रुपए।
तो ये 7 लाख क्या है मेरा नेट प्रोडक्ट। अब तुमने कैसे याद रखना है, अगर आपको ग्रॉस प्रोडक्ट दिया है या ग्रॉस इनकम दी है, आपको चाहिए नेट प्रोडक्ट या नेट इनकम, तो आप इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। समझ आ रही है मेरी बात? भाई मेरे को बोला आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है, 10 लाख रुपए जी, तो बताओ भी आपकी नेट इनकम कितनी है, तो मैं उसमें से जो डेप्रिसिएशन है मेरा, कितना है डेप्रिसिएशन, 3 लाख, इसको माइनस कर दूंगा, तो ये जो बचेगा 7 लाख, ये क्या है, दिस इज माई नेट इनकम। इसी तरह अगर कभी नेट इनकम दी हो और पूछा था बता भाई ग्रॉस इनकम कितनी है, अब मेरे को बोला भी नेट इनकम कितनी है तेरी, मैंने कहा मेरी 7 लाख है, तो बता भाई तेरी ग्रॉस इनकम कितनी है, तो मैंने इसमें क्या किया, अपनी डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, दैट इज माय डियर 3 लाख, तो ये बन गया 10 लाख रुपए, दैट इज माय ग्रॉस इनकम। समझ आई? तो सिंपल सी बात, पहला कंसेप्ट समझो, जब हम कहते हैं ग्रॉस इनकम, इसका मतलब उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, जब हम कहते हैं नेट इनकम, इसका मतलब उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है कि ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क है। हम कई बार ये वर्ड यूज करते हैं डोमेस्टिक इनकम, कई बार वर्ड यूज करते हैं नेशनल इनकम, क्या फर्क होता है? सिंपल सा फर्क है, जब मैं बात करता हूं डोमेस्टिक इनकम, तो इसका मतलब होता है जो इनकम मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। यानी जो भी इनकम मेरी इकोनॉमी के अंदर जनरेट हो रही है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। यानी अब ना कुछ बाहर से इनकम आ रही है, ना कुछ बाहर इनकम जा रही है, तो दैट इज डोमेस्टिक इनकम। लेकिन जब मैं बात करता हूं नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है कि जो इनकम मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है या अब्रॉड से भी आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। यानी जब नेशनल इनकम की बात करेंगे तो इसमें अब्रॉड की इनकम NFIA को हम इंक्लूड करेंगे। यानी नेशनल इनकम में अब्रॉड की इनकम इंक्लूड होती है। हम कंसीडर करते हैं अब्रॉड से इनकम आ भी रही है, अब्रॉड इनकम जा भी रही है। और डोमेस्टिक इनकम में हम क्या अज्यूम करते हैं कि कोई अब्रॉड से इनकम नहीं आ रही, तो इसमें NFIA को इंक्लूड नहीं करते। अब अगेन सिंपल, मान लो तुम्हें टीचर ने दे दिया डोमेस्टिक इनकम, भैया डोमेस्टिक इनकम है हमारी 500 करोड़, और मान लीजिए अब्रॉड की इनकम है हमारी 100 करोड़, तो बताओ भाई नेशनल इनकम कितनी है, तो 500 प्लस 100, ये 600 करोड़ क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। यानी डोमेस्टिक इनकम में अगर हम अब्रॉड की इनकम ऐड कर दे, NFIA कल बताया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा किसी ना आपको बुक में NFIA मिल जाएगा तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, NFIA भी ठीक है, कई टीचर बुक्स लिख देती है, NFIA भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा अब मान लो मेरे को टीचर ने बोला भाई नेशनल इनकम है 600 करोड़ और भैया अब्रॉड की इनकम है 100 करोड़, तो बताओ डोमेस्टिक इनकम कितनी है, तो 600 में से आप 100 माइनस कर देंगे, तो 500 करोड़ क्या आ गया, डोमेस्टिक इनकम। बड़ा सिंपल है, डोमेस्टिक इनकम में अब्रॉड की इनकम ऐड कर दो तो बन जाएगी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से अब्रॉड की इनकम माइनस कर दो तो बन जाएगी डोमेस्टिक इनकम। बात समझ आई मेरे बच्चे? क्लियर है? आगे चलें। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट कंसेप्ट हमारा इसमें, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। बार बार यूज करने वाले हैं इसको। अब इसका क्या मतलब है, बड़े ध्यान से समझना। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है एक आइटम को बनाने में जितने फैक्टर्स लगे उनकी कॉस्ट, दैट इज द फैक्टर कॉस्ट। और एक आइटम जब मार्केट में आई तो जहां पे उसका रेट है, मार्केट में जो उसकी प्राइस है, उसको क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। तो जब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि आइटम को बनाने में जितने फैक्टर्स लगे उनकी कॉस्ट, यानी एक सामान फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, वहां पे उसकी जो समय कॉस्ट है वो फैक्टर कॉस्ट है। जब वो बाजार में आएगा मार्केट में तो क्या होगा, उसमें ऐड हो जाएंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते। ऐसे समझो, ये पेन है, इसकी फैक्टर कॉस्ट है 100 रुपए,
यानी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, इसको बनाने में जो फैक्टर्स थे उनकी कॉस्ट कितनी आई, 100 रुपए। जब ये मार्केट में गया, इसके ऊपर जीएसटी लग गया, वैट लग गया, कोई भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, मान लो 20 रुपए के टैक्स लग गए। अब इसका मार्केट में रेट क्या हो गया, 120 रुपए। तो 120 क्या है, मार्केट प्राइस, और 100 रुपए क्या था, फैक्टर कॉस्ट। तो अब बड़ा क्लियर सा कंसेप्ट समझिए, अगर मेरे को फैक्टर कॉस्ट दी है, मैंने कहा पेन की फैक्टर कॉस्ट क्या है, 100 रुपए, और इसमें टैक्स कितना लगा, 20 रुपए। तो बता भाई इसकी मार्केट प्राइस क्या है, दैट विल बिकम 120। मैंने कहा भैया इस पेन की मार्केट प्राइस है 120 रुपए, ठीक है, और 20 रुपए का इसके ऊपर टैक्स लग गया। तो बता फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो इसमें से 20 निकाल देंगे तो 100 रुपए क्या है, दिस इज माय डियर फैक्टर कॉस्ट। यानी सिंपल सा कंसेप्ट है, मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं। क्लियर है यहां तक। अब एक कंसेप्ट और समझ लीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों बोलते हैं इसको, भाई ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। भाई मान लो ये पेन है, 30 रुपए का इसके ऊपर लगा टैक्स और 10 रुपए की मिल गई सब्सिडी, तो भैया नेट टैक्स कितना देना पड़ेगा, 20 रुपए। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और अगर सब्सिडी नहीं है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों इक्वल होते हैं। मान लो सब्सिडी 0 है तो इन दैट केस नेट इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वन एंड द सेम थिंग। लेकिन अदरवाइज आपने कैसे सॉल्व करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर है, पक्की बात। तो ये 4 कंसेप्ट समझ आए। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कैसे फॉर्मूला बनाए जाते हैं, कैसे कन्वर्जन की जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट दीज कंसेप्ट्स। कि आपको कई बार पेपर में कोई एक कंसेप्ट दिया हो, जैसे हमने 8 कंसेप्ट बात की नेशनल इनकम के, और आपको किसी और कंसेप्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करोगे, लुक हियर। आइए एक एक करके यहां कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए हमें किस तरह से कन्वर्जन करनी है। ये देखो, मान लो आपको दिया हुआ है एनडीपीएफसी, ये गिवन है, एनडीपीएफसी गिवन, फॉर्मूला में गिवन है, न्यूमेरिकल में गिवन है। आपको निकालना है एनएनपीएफसी। तो देखो बेटा आज कन्वर्जन सिखा रहा हूं, आज फॉर्मूला मेकिंग सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। फैक्टर कॉस्ट सेम है, कोई चेंज नहीं करेंगे। डोमेस्टिक टू नेशनल, डोमेस्टिक इनकम दी है, नेशनल चाहिए, तो क्या करेंगे, प्लस NFYA। नेट नेट कोई चेंज नहीं करेंगे। सर कन्वर्जन हो गई। आपको डोमेस्टिक इनकम दी हुई थी, एनडीपीएफसी किसको बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को, और आपको चाहिए थी नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। अब ये भी याद रख ले मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाके बताऊंगा। एनडीपीएफसी किसको बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को, और एनएनपीएफसी किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम को। तो आपको एनडीपीएफसी दिया था, नेशनल इनकम चाहिए था, आपने एनएफआईए किया, हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब आपको दिया एनडीपीएफसी, टीचर ने कहा बताओ जीडीपीएफसी कैसे निकालोगे। फैक्टर कॉस्ट अगेन सेम, कोई चेंज नहीं। डोमेस्टिक, ये भी डोमेस्टिक, कोई चेंज नहीं। लेकिन ये नेट है, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस। अब क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर है। अच्छा बेटा एक चीज रूल किया करो, मेरे को अच्छा लगेगा, जब आप लेक्चर सुनते हो ना तो नीचे कमेंट में लिखा करो प्रेजेंट सर अपने नाम के साथ, ताकि मेरे को पता लगे कि आप लोग मेरा लेक्चर अच्छे से सुन रहे हैं और अपनी अटेंडेंस लगा के जा रहे हैं। अटेंडेंस लगाने का क्या तरीका है, कमेंट बॉक्स में आके सिर्फ नाम लिखें। मान लीजिए आपका नाम है मनीष, तो मनीष लिखेगा मनीष प्रेजेंट सर, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि बच्चे रेगुलरली मेरी क्लासेस लगा रहे हैं और बेनिफिट उठा रहे हैं। अब मेरे बच्चे फैक्टर को, अब इसको कन्वर्ट कर, एनडीपीएफसी दिया हुआ है, अब पूछ लिया एनडीपीएमपी। भाई फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस क्या बताया मैंने, प्लस टैक्स। डोमेस्टिक सेम, नेट सेम, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब टीचर ने दे दिया आपको जीडीपीएमपी और बोला निकालो एनएनपीएमपी। अब ये कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस बिल्कुल सेम। डोमेस्टिक दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, नेशनल, तो क्या करेंगे आप, प्लस NFYA। ग्रॉस इनकम दी है, हमें क्या चाहिए, नेट, तो माइनस डेप्रिसिएशन। बेटा बड़ा आसान है, कोई रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट को समझो,
एक एक करके चेंज करो, मार्केट प्राइस सेम, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन। अब आगे देखते हैं। अब हमें दिया NNPFC, निकालना क्या है GNPMP, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। अब क्या करेंगे, प्लस टैक्सेस, नेशनल टू नेशनल, कोई चेंज नहीं होगा, दोनों ही नेशनल है। देन नेट दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस, तो प्लस डेप्रिसिएशन। हो गया कन्वर्ट। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ 5-6 जहां प्रैक्टिस की आपको कन्वर्जन आ जाएगी। और जिसे कन्वर्जन आ गई, समझ लो 50% फार्मूला उसको आ गए, वो मार नहीं खाएगा कभी भी, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। देन आपको दिया GNPMP, टीचर ने पूछ लिया NDPFC। अब मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट क्या करोगे, माइनस टैक्स। नेशनल दिया हुआ है, टीचर ने पूछ लिया डोमेस्टिक, तो क्या करेंगे, माइनस NFIA। ग्रॉस दिया हुआ है, टीचर ने पूछ लिया नेट, तो माइनस डेप्रिसिएशन। बेटा मैं साइड में हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है, ताकि आप जब कन्वर्जन करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चे आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आपको कन्वर्जन समझ आ गई, कैसे हमने कन्वर्ट करना है। अब मैं शुरू करूंगा अपने 8 कंसेप्ट को। आज हमने वही 8 कंसेप्ट करने हैं जिनको मैंने शुरू में आपको दिखाया था। सबसे पहले कंसेप्ट आता है, सर व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। तो मैंने आपको पहले बताया था डोमेस्टिक इनकम क्या है, वो इनकम जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है, हम उसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट होती है, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम 4 तरह से जनरेट होती है, लेकिन जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होती है वो 3 होती है, कंपनी एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। तो आप याद रखेंगे, हम शुरू कहां से कर रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम से। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या है, NDPFC। और डोमेस्टिक इनकम के 3 पार्ट होते हैं, कंपल्सरी एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। थोड़ा इलेबोरेट करें तो कंपल्सरी एम्प्लॉय की जगह क्या आ जाएगा, वेजेस एंड सैलरी, सप्लीमेंट्री इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। तो बेटा मैं साइड में हो रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज फॉर्मूला ऑफ NDPFC, डोमेस्टिक इनकम। अब मेरे बच्चे जिसको फॉर्मूला समझ आ गया, फॉर्मूला क्या समझना है कि डोमेस्टिक इनकम में 3 चीजें आती हैं भैया, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ये 3 चीजें आती हैं, तो आपने लिख दिया। अब यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी, कोई अलग से डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, इट इज सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी in the form of composition of employee, operating surplus and mixed income in an accounting year। तो ये आपका डोमेस्टिक इनकम का यहां पे फॉर्मूला भी आ गया और डेफिनेशन भी आ गई। इट इज सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। दैट्स ऑल, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की। अब देखो 3 फीचर तो आपको इसकी वैसे ही याद हो जानी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली फीचर, इट इज ए नेट कंसेप्ट। हमने फॉर्मूला देखा ना, इसका क्या फॉर्मूला था, NDPFC। तो पहला एन क्या बता रहा है, नेट। इट इज ए नेट कंसेप्ट, सो डेप्रिसिएशन नॉट इंक्लूडेड। पहली फीचर क्लियर। दूसरा, इट इज ए डोमेस्टिक कंसेप्ट। नेक्स्ट डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक, सो NFIA आल्सो नॉट इंक्लूडेड। 2 फीचर क्लियर हो गई। भैया नेट कंसेप्ट है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा, डोमेस्टिक कंसेप्ट है NFI इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड, इट इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट, सो माय डियर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आल्सो नॉट इंक्लूडेड। किस पे कैलकुलेट करते हैं इसको, फैक्टर कॉस्ट पे, तो इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं करते। 3 फीचर क्लियर हो गई। अब अगली फीचर देखो, कोई भी इलीगल इनकम हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपने कोई भी इनकम जनरेट की है किसी भी तरह इलीगल मैनर से, जैसे कि स्मगलिंग, रॉबरी, ब्राइब, ब्लैक मनी, हम इसको नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं करते। तो कोई भी इलीगल इनकम होगी हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे।
फिर सेकेंड हैंड गुड, याद रखना सेकेंड हैंड गुड जैसे हमारे को ओल्ड कार है, ओल्ड होम है, एंटीक पेंटिंग है, सेकेंड हैंड मोबाइल फोन है, कोई भी सेकेंड हैंड गुड है, अगर हम उसको सेल आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। याद रखिएगा, सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा। मान लो मेरे पास कोई गाड़ी थी, 2000 मैंने 18 में गाड़ी ली, 2024 में मैंने सेल कर दी, तो भैया अब सिर्फ क्या हुआ है, उस गाड़ी की ऑनरशिप चेंज हुई है, कुछ नया प्रोड्यूस थोड़ा हुआ है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जो कमीशन होती है, अब हम सेल परचेज करने जाते हैं ना सेकेंड हैंड गुड को, तो कुछ कमीशन एजेंट होते हैं, तो वो हमारे से उसकी कमीशन ले लेते हैं सेल परचेज की, तो वो उस कमीशन एजेंट की करंट इनकम है, तो दैट विल बी इंक्लूडेड। समझा रही मेरी बात? आपने गाड़ी बिकवानी थी, किसी गाड़ी बिकवाने वाले के पास गए, उसने गाड़ी बिकवाने के आपसे 2000 रुपये ले लिए, जिसने गाड़ी खरीदी उससे भी 2000 रुपये ले लिए, तो वो 4000 रुपये क्या है उसकी करंट इनकम, तो दैट हैज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फिर आगे चलते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल कैपिटल। क्या होती है फाइनेंशियल कैपिटल? भैया शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, हम इन्हें क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल। कोई भी बॉन्ड्स हैं, ठीक है, आपने कोई शेयर्स ले रखे हैं, कोई आपने डिबेंचर्स ले रखे हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल। ये भी नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फाइनेंशियल कैपिटल होती है, एक पर्सन के लिए क्या होता है ये एसेट, और दूसरे पर्सन के लिए क्या होता है ये लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास रिलायंस कंपनी के 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं, तो मेरे लिए क्या है वो एसेट, और रिलायंस कंपनी के लिए क्या है वो लायबिलिटी। और नेशनल लेवल पे क्या होगा, दे विल कैंसल ईच अदर। तो इसीलिए हम फाइनेंशियल कैपिटल की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। फिर आगे चलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी आपने इंक्लूड नहीं करना। हमने डिस्कस किया दो तरह की आइटम्स होती हैं, एक इंटरमीडिएट गुड और एक फाइनल गुड। आपने क्या करना है, ओनली इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करोगे तो दैट विल लीड टू डबल काउंटिंग। जी हां, अब देखो ना, अब एक मिल्क लिया जो स्वीट मेकर्स ने, ठीक है, अब उससे वो क्या करेगा, मिठाई बनाएगा, तो वो क्या है इंटरमीडिएट गुड। तो हमने किसको इंक्लूड करना है, मिठाई की वैल्यू को, ना कि मिल्क की वैल्यू को। ऐसे कोई भी आइटम अगर आप रीसेल के लिए लेते हैं तो वो क्या होती है इंटरमीडिएट गुड, उसको इंक्लूड नहीं करना। कोई भी रॉ मटेरियल जिससे फिनिश गुड बनने वाला है उसको इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ किसको इंक्लूड करना है, फाइनल गुड्स को। और रीजन, ताकि डबल काउंटिंग ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, हलवाई ने दूध लिया, दूध से बनाया खोया, खोए से बनाई मिठाई, तो आपने मिठाई की वैल्यू इंक्लूड करनी है, दूध की नहीं करनी, खोए की नहीं करनी। क्यों? अगर आप इनकी वैल्यू ऐड करोगे तो क्या होगा, दूध की वैल्यू 3 बार ऐड हो जाएगी, खोए की वैल्यू 2 बार ऐड हो जाएगी, एंड दैट विल लीड टू डबल काउंटिंग। फिर मेरे बच्चे, ट्रांसफर पेमेंट्स को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अभी आगे जाके मैं कराऊंगा अच्छे से क्या होती है ट्रांसफर पेमेंट। अभी सिंपल समझ लीजिए कि ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं वो पेमेंट जो वन साइडेड होती हैं। दो बातें इनके बारे में याद रखेंगे, एक तो ट्रांसफर पेमेंट होती है यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड, एक तरफा होती है ये, और दूसरा इनसे कोई इनकम जनरेट नहीं होती है, नो इनकम जनरेटेड, तो हम इसको बोल देते हैं ट्रांसफर पेमेंट। बाकी लेटर ऑन मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। यानी क्या है ट्रांसफर पेमेंट, जो वन साइडेड है, जिनसे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो इसको हम नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड नहीं करते। जैसे ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, गिफ्ट, डोनेशन, सर ये वन साइडेड है और इनसे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। देन आता है कैपिटल गेन, विंडफॉल गेन। आपकी कोई लॉटरी लग गई, एकदम कैपिटल गेन हो गया, विंडफॉल गेन हो गया, हम उसको भी नेशनल इनकम इंक्लूड, डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। देन आता है सेल्फ कंज्यूम गुड्स। याद रखिएगा सेल्फ कंज्यूम गुड्स क्या है। मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, मेरी एक फैक्ट्री है, तो मैंने उसकी क्या किया, कुछ गुड्स को कंज्यूम कर लिया। मान लो मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, ठीक है, मैंने शर्टें बनाता हूं, मैंने 5 शर्टें खुद के लिए यूज कर ली, इसे क्या बोलोगे आप, सेल्फ कंज्यूम गुड्स, ठीक है। अब सेल्फ कंज्यूम जो गुड्स हैं, इनकी वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि इनकी एक मार्केट वैल्यू होती है। देखो ना, मान लो मैंने 5 शर्टें यूज की, एक शर्ट 1000 रुपए की थी,
तो उनकी मार्केट वैल्यू थी 5,000 रुपए की, वो शर्टें थी जो मैंने खुद यूज कर ली, तो डेफिनेटली हम उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि उनकी प्रोडक्शन के दौरान इनकम भी जनरेट हुई और उनकी एक मार्केट वैल्यू भी है सेल्फ कंज्यूम गुड्स की, इसलिए उनको इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन सेल्फ कंज्यूम सर्विस की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इससे कोई इनकम ही जनरेट नहीं होती, इनकी मार्केट वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बिटिया +1 में है, कॉमर्स लिया हुआ है उसने। अब मैं अगर अपनी बिटिया को पढ़ा रहा हूं तो इससे कोई मेरी इनकम थोड़ा जनरेट हो रही है और इसकी कोई मार्केट वैल्यू भी नहीं है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ आई? यानी कि सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करना, सेल्फ कंज्यूम गुड्स को इंक्लूड करना है। तो यहां पे आपको डोमेस्टिक इनकम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर आपको डोमेस्टिक इनकम अच्छे से समझ आ गया तो बाकी 7 कंसेप्ट भी आप इजीली कर सकते हो। देखो कैसे, अब समझना बड़े ध्यान से। मान लो टीचर ने आपको दे दिया नेशनल इनकम। क्या दे दिया? नेशनल इनकम। आपने क्या करना है, इसको डोमेस्टिक इनकम से कोरिलेट कर दो। मतलब आपको क्या पूछा टीचर ने? एनएनपीएफसी। आप इधर रखो एनडीपीएफसी और उसको कन्वर्ट कर दो नेशनल इनकम में। फैक्टर को सेम, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआईए, नेट सेम। अब इसके तीनों कंपोनेंट यहां उतार दो, कंपनी एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, एनएफआईए। यानी कि आपको कोई भी कंसेप्ट आ गया, एक कंसेप्ट हमने किया एनडीपीएफसी, बाकी 7 में से कोई भी कंसेप्ट आ गया, आप उस कंसेप्ट को इससे कोरिलेट करेंगे। अब आपको फॉर्मूला समझ आ गया, फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब डेफिनेशन भी यहीं से बन जाएगी। व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज सम टोटल ऑफ इनकम generated in an economy in the form of compensation employee, operating surplus, mixed income and NFYA in an accounting year। यानी फॉर्मूला भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गई। अब बात करते हैं फीचर्स की। देखो फीचर याद करना कितना आसान है, बड़े ध्यान से समझना। नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले इट इज ए नेट कंसेप्ट। अब यहां से देखो एनएनपीएफसी, अब ये याद रखना है आपने कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? एनएनपीएफसी। तो सबसे पहले नेट कंसेप्ट, सो डेप्रिसिएशन नॉट इन सो इंक्लूडेड। इट इज ए नेशनल कंसेप्ट, सो एनएफआईए इंक्लूडेड। कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट, सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉट इंक्लूडेड। यानी 3 फीचर तो आपको यहीं से पता लग जाने हैं कि एन मतलब नेट, अगला एन मतलब नेशनल और नेक्स्ट एन एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। और बाकी 7 फीचर सेम जो मैंने डोमेस्टिक इनकम में आपको बताई। अभी 7 फीचर बताई ना आपको। इलीगल इनकम इंक्लूड नहीं करनी, सेकेंड हैंड गुड को इंक्लूड नहीं करना, पर कमीशन को इंक्लूड करना है। फाइनेंशियल कैपिटल की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, फाइनल गुड्स को इंक्लूड करना है। ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड हमने नहीं करना, विंडफॉल गेन को इंक्लूड नहीं करना, सेल्फ कंज्यूम गुड्स को करेंगे, सर्विस को नहीं करेंगे। मतलब 7 की 7 फीचर वही आ जाएंगी जो डोमेस्टिक इनकम की है। मतलब कहते हैं ना, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 3 फ्री। मैं यहां पे तुम्हें दे रहा हूं एक के साथ 7 फ्री। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी 7 क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। चलो एक और करके देखते हैं। आपको लगे पता नहीं कपिल सर ऐसी मजाक कर रहे हैं। आपको टीचर ने दे दिया जीडीपीएफसी। व्हाट इज जीडीपीएफसी? एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। अब जीडीपीएफसी को अगेन किससे कोरिलेट करोगे? एनडीपीएफसी से। नेट टू ग्रॉस प्लस एनआईटी, सॉरी यहां पे गलत लिखा हुआ है, यहां पे आ जाएगा प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन। सेक्टर को सेम, डोमेस्टिक सेम। तो अब मेरे बच्चे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, कंपनी एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। याद रखेंगे यहां पे डेप्रिसिएशन आएगा, ये मिस्टेक है। तो आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। और मेरे बच्चे आप देखो फॉर्मूला बन गया। मैंने क्या बोला? हर कंसेप्ट को किससे रिलेट करोगे? डोमेस्टिक इनकम से। फॉर्मूला आ गया आपके पास, आ गया ना। अब मेरे बच्चे डेफिनेशन बन गई। इट इज सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, and it is a gross concept, so depreciation also included. That's all. समझ आ रही है मेरी बात? डेफिनेशन क्लियर हो गई, फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब बात आई फीचर्स की। फिर वही बात, फीचर्स में अगेन वही क्या है? ये जीडीपीएफसी। तो पहले क्या है? ये ग्रॉस कंसेप्ट, सो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड। फिर क्या है? डी फॉर डोमेस्टिक कंसेप्ट,
सो माय डियर, क्योंकि डोमेस्टिक कंसेप्ट है, NFIA नॉट इंक्लूडेड। FC मतलब कैलकुलेटेड फैक्टर कॉस्ट, सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉट इंक्लूडेड। और फिर बाकी सातों फीचर अगेन सेम, इलीगल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, सेकेंड हैंड गुड को इंक्लूड नहीं करेंगे, पर कमीशन को इंक्लूड करेंगे, फाइनेंशियल कैपिटल शेयर्स बॉन्ड डिबेंचर वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, फाइनल गुड्स को करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, विंडफॉल गेन कैपिटल गेन को भी नहीं करेंगे, सेल्फ कंज्यूम गुड्स को करेंगे, सर्विस को इंक्लूड नहीं करेंगे। हो गया? कोई टफ है? एक क्वेश्चन किया और उससे आपके 7 क्वेश्चन मेरे बच्चे हो गए। एक और ट्राई करेंगे। लो, टीचर ने कहा जीडीपी एमपी करो। अब जीडीपी एमपी अगेन क्या करेंगे? एनडीपीएफसी से कोरिलेट करें। फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी, नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। तो फिर इसके तीनों कंपोनेंट, कंपनी एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सर्विस, मिक्स इनकम प्लस एनआईटी प्लस डेप्रिसिएशन। अब मेरे बच्चे यहीं से आपकी डेफिनेशन बन जाती है। इट इज सम टोटल ऑफ, ये देखो डेफिनेशन, it is sum total of income generated in an economy in an accounting year in the form of company employee, operating surplus and mixed income. And since it is a gross concept, so depreciation is included, and it is calculated at market price, so net indirect tax is also included. दो चीजें आपने ऐड की ना, हमने दो चीजें यहां पर डेफिनेशन में ऐड कर दी। It is a gross concept, so depreciation included. Calculated at market price, so net indirect tax is included. एक बार इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। अब डेफिनेशन बन गई, फॉर्मूला बन गया। अब मेरे बच्चे आ जाओ फीचर्स पे। तो पहली फीचर क्या है? इट इज ए ग्रॉस कंसेप्ट। वही जीडीपीएमपी को पकड़ लो एक एक करके। जी फॉर ग्रॉस, इट इज ए ग्रॉस कंसेप्ट, सो डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड। सेकंड आ गया, इट इज ए डोमेस्टिक कंसेप्ट, सो एनएफआईए नॉट इंक्लूडेड। कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड। और बाकी मेरे बच्चे अगेन सातों फीचर्स सेम। इलीगल इनकम को इंक्लूड नहीं करना, सेकेंड हैंड गुड को नहीं करना, पर कमीशन को इंक्लूड करेंगे, फाइनेंशियल कैपिटल इंक्लूड नहीं करना, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, फाइनल गुड्स को करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, विंडफॉल गेन्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, सेल्फ कंज्यूम गुड्स को करेंगे, सर्विस को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरह से मेरे बच्चे अब कोई भी कंसेप्ट आएगा तो मेरे को लगता है इजीली यू कैन डू इट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्ट में आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा कैसे इसको याद करना है। तो मेरे बच्चे इस तरह से अगर कोई भी कंसेप्ट आया तो इजीली यू कैन डू इट। क्लियर है? तो आज एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, कैसे फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं और कैसे एक क्वेश्चन याद करके हम 8 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। बस मेरे बच्चे ऐसे ही आपको बड़े प्यार से एक एक टॉपिक में कराता जाऊंगा। बस आपने कोई लेक्चर मिस नहीं करना। और बच्चे कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल डेफिनेटली आंसर। और आपकी प्लेलिस्ट साथ साथ बनती जा रही है, इकोनॉमिक्स की भी अलग से बन रही है और बिजनेस स्टडी की भी अलग से बन रही है, ताकि आपको कोई भी लेक्चर ढूंढने में दिक्कत ना आए। और बच्चे बार बार बोलूंगा, आपको अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, वाकई लग रहा है हमें कुछ समझ आ रहा है, कपिल सर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं और किसी और को बेनिफिट देना चाहते हो, तो अपने फ्रेंड के साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर करो ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।